हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू कीको। बेटा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म करना एक बार। ऑडियो वीडियो बेटा मेरा क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो बेटा क्लियर है? कंफर्म करना एक बार। आशु हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस सर, ऑल राइट। तो आज बहुत सारे बच्चे हैं, नए बच्चे। बेटा आज ये फर्स्ट क्लास आपका मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? बी कूल, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ बतला देता हूं बेटा कि मैं सत्यम सिंह हूं, ठीक है? मैं आपके मैथमेटिक्स का टीचर हूं। मैथमेटिक्स दोनों बेटा साथ में मिलकर पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है? और मेरे क्लास की सबसे अच्छी और मेरे क्लास में एक आपको जो सबसे बड़ी चीज करना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है? बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के आपको मेरे से क्वेश्चंस पूछना है। ऐसा आपको लग रहा होगा सर, सर हर एक टीचर तो यही बोलते हैं शुरू में, है ना, कि सर मेरे से हेजिटेट नहीं होना, क्वेश्चंस पूछने में घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, आराम से क्वेश्चन पूछना बेटा। लेकिन दो चार, ओहो, चलो थैंक यू बेटा। तो दो चार क्लास बेटा मेरे साथ करो, पता चल जाएगा आपको मेरे बारे में, ठीक है? और मेरे बारे में क्या, यहाँ के सभी फैकल्टीज के बारे में। चलिए ठीक है बेटा, ओके ओके, थैंक यू। चलो आज लाइव में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो मैथमेटिक्स में आईआईटी के लिए बात करूं, तो आईआईटी में आपको ज्यादा, आईआईटी में बेटा मैथमेटिक्स जो है वो चार पोर्शन में आपको स्टडी करना है, ठीक है? चार ही टॉपिक आपको स्टडी करना है। एक क्या है, अलजेब्रा। दूसरा बेटा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। थर्ड जो है बेटा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एंड फोर्थ जो है बेटा वो आपका है कैलकुलस, ठीक है? चलो पहले सिलेबस को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बेटा किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि किस टॉपिक से हमको कितना बेनिफिट होने वाला बेटा, उसी अकॉर्डिंगली हम उस टॉपिक पे मेहनत करेंगे और वर्क करेंगे। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले ये देखो, बस आईआईटी बेटा यही चार ही टॉपिक है, चार ही जहां से क्वेश्चन आपके पूछते हैं, ठीक है? चलो सर ट्रिगोनोमेट्री इज हार्ड, वेट प्रियंका वेट, आई विल डिस्कस, मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा। मैथमेटिक्स में हार्ड कुछ भी नहीं है, बस मैंने क्या बोला, दो चीजें याद रखना बेटा, दो से तीन चीजें। सबसे पहले क्लास आपको रेगुलर अटेंड करना है, लेक्चर्स जो है वो रेगुलर अटेंड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, जो भी आपको डीपीपी असाइनमेंट्स जो भी मिले ऑन सेम डे, या फिर जैसे आज आपको डीपीपी मिला है तो अगले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले तक आप कंप्लीट कर लो, ठीक है? और तीसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, मेरे से हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल छोटे से छोटे डाउट्स हो, मोटे से मोटे डाउट्स हो, बिल्कुल चाहे जिस टाइप का भी डाउट हो बेटा, मेरे से सॉल्व करना, मेरे से शेयर करना, ठीक है? एकेडमिक डाउट, अगर ये तीन चीज प्रियंका बेटा अगर फॉलो करते हो, इतना बेटा आप अगर कवर करते हो, तो फिर मैं ही आपसे पूछूंगा बेटा मैथमेटिक्स इज हार्ड, ट्रिगोनोमेट्री इज हार्ड, कोऑर्डिनेट इज हार्ड और नॉट। फिर आपका देखना क्या रिप्लाई आता है, अगर ये तीन चीज अप्लाई करते हो। और अगर बेटा ये तीन अप्लाई नहीं करते हो, देन आई कांट से एनीथिंग, तो बेटा मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है? तो बस ये दो तीन चीजें बेटा, और सिर्फ प्रियंका ही नहीं है, एवरीवन, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, है ना? तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है और सीखना है, ठीक है प्रियंका? चलो तो सबसे पहले ये देखना बेटा, आपने ट्रिगोनोमेट्री की बात किया, मैं ट्रिगोनोमेट्री से ही स्टार्ट करता हूं, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री बेटा, अगर मैं आईआईटी मेंस की बात करूं तो यहां से क्वेश्चंस बेटा, इनफैक्ट अगर हम देखें तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस आईआईटी बहुत कम पूछती है, एक से दो क्वेश्चंस कभी पूछती, वो भी बहुत है ना? इसके अंदर बेटा एक फिर हम लोग पढ़ेंगे एसओटी, मींस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उससे कभी क्वेश्चंस पूछती है, अदरवाइज ट्रिगोनोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछती है। तो क्या सर, अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते तो इसको पढ़ते क्यों है ना? अब इसको बेटा इसलिए पढ़ते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है
ऐसा टॉपिक है जो आपके अलजेब्रा में भी यूज होगा, जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज होगा, और कैलकुलस में तो मत पूछो किस हद तक यूज होगा, कितना ज्यादा यूज होगा, है ना। इसलिए बेटा ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके हेल्प से हम ये तीनों स्टडी करते हैं। इसका यूज बेटा इन तीनों टॉपिक में है। ठीक है, आते हैं अब नीचे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अभी सिर्फ नाम आप लोग सुनो, आगे फिर मैं आपको बतलाऊंगा क्या होता है नहीं होता, अभी सिर्फ नाम सीख लो, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेटा मिनिमम आपको 7 to 8 क्वेश्चंस मान लो ऑन एन एवरेज पूछता है। और मेरे ख्याल से अगर मेरे से पूछोगे बेटा तो मैं आपको सबसे इजी टॉपिक पूरे आईआईटी का सिलेबस का बेटा यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जहां से कि क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछते हैं आईआईटी, और आसान भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन तो पूछ रहे तो हार्ड होगा, नहीं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप मेहनत करोगे, प्रोटोकॉल से चलोगे, प्रोटोकॉल से कहने का मतलब बेटा जो चीजें मैंने आपको बतलाई और उस तरीके से चलोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर। इसके बाद आती है अलजेब्रा। अलजेब्रा का कुछ टॉपिक बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक से तो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन खास नहीं पूछते हैं। अच्छा, ये बेटा एक चीज और देख लो, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है क्लास 11th में कंप्लीट पढ़ना है। ये पूरी कंप्लीट क्लास 11th में है, ये बेटा पूरी कंप्लीट क्लास 11th में है। ये बेटा जो अलजेब्रा है थोड़ा सा क्लास 11th में पढ़ना है एंड थोड़ा सा क्लास 12th में पढ़ना है। और इसमें बेटा 90% सिलेबस जो है 90% वो 12th में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बेटा सिलेबस है इस तरीके से। ओके बेटा, ऐसे तो मैं 11 12 करके पढ़ेंगे ही नहीं, हम आईटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आपके बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कि आपका बोर्ड के अकॉर्डिंगली, मींस पहले बोर्ड को कवर करेंगे, फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग कहां जाएंगे, आईटी तक। ठीक है, जस्ट वेट बेटा 2 मिनट, पीयूष बेटा जस्ट वेट 2 मिनट, मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, आज क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो कहां बातें कर रहा था, हाँ अलजेब्रा से बेटा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आसान है और वहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ अगर बोलना है बेटा जिसमें ट्रिपल स्टार लगाना है, 4 स्टार लगा दो वो भी कम है। किसके लिए, कैलकुलस के लिए। तो यही पूरी मैथमेटिक्स में यही चीजें हैं बेटा जो हम और आप मिलके बातचीत करेंगे, बस इतने ही टॉपिक पे। ठीक है, एक रफ आइडिया लग गया होगा कि किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, किस टॉपिक को कब पढ़ना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो बोलो। एनी डाउट बेटा, नो डाउट आई होप। चलो, तो आज हम बेटा अभी पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे बेटा जो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स कहने का मतलब क्या होता है बेटा, आप सोचोगे सर इसमें तो बेसिक मैथमेटिक्स का कोई डिस्कशन ही नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स कहने का मतलब होता है बेटा ऐसा मैथमेटिक्स या फिर ऐसे टॉपिक्स, ऐसे आर्टिकल्स जो बाकी सारे टॉपिक्स में आपका यूज होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। अब्दुल बेटा मैंने अभी कुछ खास डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बतलाया कि आईटी में क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। अलजेब्रा 11th और 12th दोनों में पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट 11th में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट 11th में पढ़ना है, कैलकुलस का 90% पार्ट जो है 12th में पढ़ना है, 10% है जैसे लिमिट है, ये हमको सिर्फ 11th में पढ़ना है, बाकी एवरीथिंग हमको कहां पढ़ना है, 12th में। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा अपना टॉपिक। अब सर आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर बेटा धीरे धीरे, अभी तो बहुत लंबा समय है हम दोनों के बीच, अभी काफी समय साथ रहना है, बातचीत करना है, धीरे धीरे बाकी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलो आज का टॉपिक हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना। ऐसा तो ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं सेट।
क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? सेट। चलो स्टार्ट करता हूं बेटा, और ये आप पे छोड़ देता हूं कि कहीं भी कंफ्यूजन आए, कहीं भी 0.001% भी, 0.01% भी, तो आप मेरे से जरूर पूछोगे बिना एनी हेजिटेशन का, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके बेटा, स्टार्ट करें। सारे बच्चे एक बार कंफर्म कर दो, स्टार्ट करें बेटा। अब्दुल, सोहम, प्रियांशु, पीयूष, आसू, स्टार्ट करें बेटा। यश, हरदेश बेटा, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा। अंकित, चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेटा, डॉक्टर शमशेर, मोहम्मद शमशेर आलम। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम कूल होकर बैठ जाओ। मेरी क्लास में आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और बेटा बातचीत के सहारे हम लोग टॉपिक सीख भी लेंगे, पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे, हम पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल गपशप में बिल्कुल बातचीत करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सेट वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या होता है? सेट यार ये क्या होता है ना? तो चलो इसको पहले मैं ऑफिशियली डिफाइन करता हूं, है ना, कि सेट होता क्या है। तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। चलो बस इतना सा, बस इतना सा। अब मैं अगर बोलूं बेटा कि आप अगर पूछोगे कि सर सेट क्या होता है, मैं बोलूंगा एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं पूछूंगा बेटा क्या नहीं समझ में आया बतलाओ। तो यहां सर एक एक वर्ड का हम यहां से मतलब समझते हैं। सबसे पहली चीज कि सर कलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो मेरे ख्याल से बेटा इसका मतलब सब लोग जानते होंगे, और ये इंग्लिश का वर्ड है, मेरे से बेहतर जानते होंगे, मुझे इंग्लिश तो आती भी नहीं है। ठीक है, तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है? तो सर कलेक्शन का मतलब सिर्फ इतना समझ में आता है, कुछ चीजों को कलेक्ट करना, एक साथ रखना, मतलब उसको कहीं कहीं आपस में जहां तहां बिखरा पड़ा है उसको एक साथ कलेक्ट करना। कलेक्शन का मतलब यही होता है। एम आई करेक्ट बेटा? कलेक्शन का मतलब सब लोग जानते होंगे, और यही जानते होंगे कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है। ग्रुपिंग, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर, एक्सलेंट। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। अच्छा, ऑफ वेल डिफाइंड। अब यहां पे आके आप लोग फंस गए कि सर ये वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा वेल डिफाइंड का मतलब? वंश, वेरी गुड बेटा, है ना। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन आना शुरू हो गया कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मामला यहां आके फंस गया मेरा, है ना। यहां मामला मेरा फंस गया कि सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा कि चलो वेल डिफाइंड का मतलब मैं समझा देता हूं, तो सेट का डेफिनेशन समझ जाओगे। तो आप में से सभी बच्चे का एग्जांपल का जवाब होगा हाँ सर। अगर वेल डिफाइंड को आप समझा दीजिए कि वेल डिफाइंड क्या होता है, तो फिर मैं समझ गया, है ना। क्या समझ गया कि सर वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट है उसको कलेक्ट करना ही सेट कहलाता है। तो वेल डिफाइंड बहुत ही अच्छी तरीके से, ओके बेटा, बहुत अच्छा। चलो, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है बेटा, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसमें कि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। ध्यान से सुनना, बाकी सारे फर्जी काम छोड़ के ध्यान से सुनना बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, मीन्स नो डाउट, वेरी गुड। हाँ, मीन्स नो डाउट, मीन्स बेटा मैं आपको बता रहा हूं वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट नहीं हो। अब सर क्या कंफ्यूजन नहीं हो, क्या डाउट नहीं हो, तो ध्यान से सुनना। आप जो बेटा कलेक्शन, आप जो कलेक्शन एक बना रहे हो, जो एक ग्रुप बना रहे हो, उस ग्रुप में किस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, किस ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना है, इसका डेफिनेशन बेटा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सर नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट करो, ऐसा आपको लग रहा होगा, है ना। फिर मैंने क्या बोला बेटा कि जो भी आप ग्रुप बना रहे हो, जिस चीज का भी आप कलेक्शन ले रहे हो, जैसे ऐसे कहीं घूम टहल रहे हो, है ना, कुछ ऑब्जेक्ट दिखा, अब आपके माइंड में ये क्लियर आपको पता होना चाहिए बेटा कि इसको इंक्लूड करना है या इसको एक्सक्लूड करना है ना। ऐसा ना कि इंक्लूड कर लिया तो कोई बच्चा साइड से हल्ला करना शुरू कर दिया, अरे इसको 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 इंक्लूड नहीं करना। जैसे
जैसे अब कुछ एग्जांपल से बेटा इसको हम देखते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, 5 बेस्ट क्रिकेटर का, 5 बेस्ट क्रिकेटर का कलेक्शन आपको बनाना है। ठीक है, अब यहां से मुझे आप थोड़ा सा बतलाओ कि यहां से मान लेते हैं मैं सचिन तेंदुलकर को अगर इस ग्रुप में शामिल करूं या नहीं करूं, ये मुझे बतला दो। अगर मैं सचिन तेंदुलकर को बेटा इसमें शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर बेटा किसी का फेवरेट हुआ, अगर वो बैट्समैन से देखेगा कि अच्छा सचिन तेंदुलकर तो बहुत ज्यादा रन बनाया है ना, तो सचिन तेंदुलकर को हम शामिल कर सकते हैं। किसी बच्चे के माइंड में अगर ये आया, किसी बच्चे के माइंड में ये आया कि सर हमको तो बैट्समैन से ज्यादा बॉलर अच्छा लगता है, तो हम सचिन तो बॉलर उतना कुछ था नहीं, तो सचिन को हम शामिल ना करके हम अनिल कुंबले को शामिल करेंगे। बेटा वो भी सही बोल रहा है, क्योंकि हर पर्सन के अकॉर्डिंग बेस्ट क्रिकेटर का बेटा डेफिनेशन अलग होता है। कोई थर्ड पर्सन आया, बोला नहीं सर हमको बैट्समैन भी अच्छा नहीं लगता, हमको बॉलर भी अच्छा नहीं लगता, हमको जो फील्डर है ना दैट इज द बेस्ट। तो हर पर्सन के बेटा अकॉर्डिंग, हर पर्सन के अकॉर्डिंग एक अपना डेफिनेशन होता है बेस्ट का, है ना। अब उसको क्या पसंद है पता नहीं, है ना। आप अगर जिसको इंक्लूड करना चाह रहे हो, कोई आया बोला नहीं मुझे नहीं पसंद है इसको हटाओ, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बेटा कि किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है ना। विराट कोहली देखो आंसू ने बना भी दिया। अब बेटा मान लेते हैं विराट कोहली मुझे नहीं पसंद है, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन मुझे पसंद है, ठीक है मैं बतला दूं। विराट कोहली मान लेते बेटा किसी को नहीं पसंद है, विराट कोहली को आपने लाइक के बेस्टमैन उसको कलेक्ट किया। अब कोई आया बोला नहीं मुझे तो बॉलर पसंद है, मैं तो बॉलर में से सेलेक्ट करूंगा। कोई आया बोला नहीं मैं तो ना बॉलर लूंगा ना बैट्समैन लूंगा, मैं तो कीपर लूंगा, है ना, विकेट कीपर का मैं कलेक्शन बनाऊंगा, वो बेस्ट क्रिकेटर होता है ना। तो सबके माइंड में बेटा कूल कैप्टन, सबके माइंड में बेटा एक अलग डेफिनेशन होता है। तो यहां पे जो आपने इस तरीके से डिफाइन किया, या ये जो कंडीशन बेटा आप रख रहे हो, ये जो कंडीशन रख रहे हो, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। इससे क्लियर पता नहीं चल रहा है कि किस चीज को इंक्लूड करना है और किस चीज को एक्सक्लूड करना है। यानी यहां बेटा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इट विल नॉट कॉल्ड ए सेट, है ना। तो इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि यहां इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्लियर नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ बेटा, वेल डिफाइंड को अगर हम एक वर्ड में लिखें तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन शुड बी क्लियर, ठीक है। मींस किस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है किस ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना है, ये आपका बेटा क्लियर होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ गुड, वेरी गुड पीयूष बेटा, बिकॉज इट इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। यहां पे पर्सन टू पर्सन इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए बेस्ट क्रिकेटर का डेफिनेशन कुछ और है, पीयूष के लिए बात करूं तो कुछ और है, किसी और थर्ड पर्सन के लिए हरदेश के लिए बात करूं तो कुछ और है, अंकित के लिए बात करूं तो कुछ और है। तो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है बेटा, यानी किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है, कोई फिक्स रूल आपके पास नहीं है ना। तो ये आपका सेट नहीं कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा बस यही, अगर समझ गए तो सेट के डेफिनेशन को आप समझ गए। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना। जैसे आपके स्कूल में पेपर होता है ना। तो मैं आपको फिर बोलूं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन, अब मतलब बेटा ये वेल डिफाइंड है या नहीं, ये इंटेलिजेंट वर्ड जो है बेटा ये वेल डिफाइंड है या नहीं। सोच के बेटा ध्यान से देखना कि आप किसको इंटेलिजेंट मानते हो। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उसको इंटेलिजेंट मानोगे या नहीं मानोगे। कोई सर उसको मैथ्स तो नहीं आते लेकिन फिजिक्स में वो बेहतरीन है, अब वो इंटेलिजेंट है या नहीं।
या कोई थर्ड पर्सन है सर, उसको ना मैथ्स बेहतरीन है ना फिजिक्स बेहतरीन है, वो दोनों थोड़ा थोड़ा सा जानता है, थोड़ा सा मैथ्स भी जानता है, थोड़ा सा फिजिक्स भी जानता है ना। इट इज चेंज टीचर टू टीचर। यस बेटा, यू कैन से यस सर। सिर्फ एक ही स्कूल का है ना, किसी भी स्कूल का ले लो बेटा, है ना। तो इंटेलिजेंट वर्ड बेटा फिर यहां पे क्या है, आपका वेल डिफाइंड नहीं है। इंटेलिजेंट वर्ड जो है यहां फिर आपका वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, अब उसको इंटेलिजेंट मानोगे या नहीं मानोगे? कोई है जिसको मैथ्स तो कुछ नहीं ज्यादा नहीं आता लेकिन फिजिक्स उसका बहुत अच्छा है। कोई थर्ड पर्सन है बेटा जिसको थोड़ा थोड़ा दोनों आता है ना, थोड़ा सा फिजिक्स भी आती है, थोड़ी मैथ्स भी आती है। अब इंटेलिजेंट आप किसको मानोगे? कोई बोलेगा नहीं मुझे मैथ फिजिक्स वगैरह में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छी आती है। कोई बोलेगा नहीं मुझे एसएसटी बहुत अच्छी आती है। किसको इंटेलिजेंट आप मानोगे, है ना, किसको इंटेलिजेंट मानोगे? तो यहां पे ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेरी गुड हृदय बेटा। तो यहां से ये क्या बोलेंगे, नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। क्लियर है? ये आपका सेट नहीं है बिकॉज ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहां से बतलाना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, आप लोग सोच के बतलाना, बिल्कुल सोच के बतलाना बेटा यह सेट है या नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूं, है ना, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैन हु हैज स्कोर्ड या हु हैज नंबर ऑफ हंड्रेड्स 50, मतलब जिसको मान लेते हैं 50 से ज्यादा, 50 प्लस शतक बना चुका है, शतक में समझते हो ना, 100, है ना, उसके ग्रुप को, उसका ग्रुप जो कहलाएगा बेटा वो सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बतलाना बेटा। वेरी गुड जैसिका, पीयूष, हरदेश बेटा बहुत अच्छा, सोनल, पीयूष वेरी गुड, है ना। क्योंकि अब बेटा अगर मान लेते हैं इसमें मैं अनिल कुंबले को शामिल नहीं कर रहा हूं, मान लेते हैं, मुझे पता नहीं उसका क्या रन है क्या बेटा ये है, मैं अगर अनिल कुंबले को बेटा इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्रिकेटर को, तो उसे मालूम है कि इस ग्रुप में शामिल होने का क्राइटेरिया क्या है, तो आपको कम से कम 50 प्लस शतक होना चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो आप शामिल नहीं हो सकते इस ग्रुप में। अच्छा अब मैं अगर ऐसे बोलूं बेटा, एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, a collection of a student who has scored 60 plus marks in mathematics, a collection of a student who has scored 60 plus marks in the mathematics। अब यह आपका सेट है या नहीं, ध्यान से सुनना कि मान लेते हैं इसमें हरदेश इंक्लूड नहीं है, क्यों नहीं इंक्लूड है, हरदेश को रीजन पता होगा। अच्छा यानी मैंने मैथ्स में 60 प्लस स्कोर नहीं किया है, तभी मैं ग्रुप में शामिल नहीं हूं। यस इट इज ए सेट, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा, है ना। अभी भी किसी के मन में थोड़ा सा 2-4% बेटा आपके मन में डाउट होगा कि सर ये वो दिस दैट, तो धीरे धीरे क्या करेंगे हम, जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें और ज्यादा आपको क्लियर होता रहेगा। ऐसा किसी को डाउट है बेटा तो कुछ बोलो, किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को बेटा कोई डाउट है? सर इज द पॉपुलेशन ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज सेट। अब पॉपुलेशन अब किसको बोलते हो बेटा? देखो अभी तक इनफैक्ट अगर देखेंगे पीयूष बेटा ध्यान से सुनना, अभी तक अगर ध्यान से अगर देखोगे, इनफैक्ट अगर बात करोगे तो सेट को प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं किया गया मैथमेटिक्स में। सेट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या बेटा डिफाइन नहीं किया गया। हम लोग जो भी सीखे ना, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो हम सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे कि ट्री या प्लैनेट सभी पता ही नहीं है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं वो ट्री है या प्लैनेट से क्लियर ही नहीं है ना, वो क्लियर ही नहीं है कि ट्री है कि प्लैनेट्स है। तो प्रॉपर तरीके से सेट को डिफाइन करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेस्ट डेफिनेशन है बेटा वही हम कहते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन की आपने बात किया कि वर्ल्ड में सारे पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन में किसको किसको काउंट कर रहे हो आप, ह्यूमन बॉडीज को या फिर आप एनिमल्स को भी काउंट करो, किस चीज को? सिर्फ पॉपुलेशन बोलोगे बेटा तो किसको काउंट करना है, फिर वहां पे कंफ्यूजन होगा, तो इट इज नॉट ए सेट। अगर आपके माइंड में क्लियर है कि नहीं पॉपुलेशन का मीन्स बेटा हम सिर्फ देख रहे हैं ह्यूमन बॉडीज, है ना, सिर्फ ह्यूमन काउंट करते हैं तब तो वो सेट है, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो, समझ आया बेटा? और किसी को डाउट है? चलो, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब एक चीज और बेटा यहां से देखना, एक चीज और अब यहां से याद रखना, देखना, ठीक है? नोटेशन ऑफ ए सेट। नोटेशन ऑफ सेट मतलब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा, सेट इज डिनोटेड बाय, सेट इज डिनोटेड बाय, set is denoted by capital letter, set is denoted by capital letter, ठीक है? सेट को जनरली बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर आप ले लो, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ए बी सी, कुछ भी ले सकते हो, ETC, है ना? किसी भी कैपिटल लेटर से हमेशा सेट को डिफाइन करते हैं, तो सेट, सॉरी, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर। ये कुछ चीजें हैं जो अभी आपको शुरू में याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तीसरी चीज बेटा, एक इंपॉर्टेंट कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा बेटा, कि नोट पॉइंट में आप डाल के लिखोगे, नोट पॉइंट में आप डाल के लिखोगे इस चीज को, नोट पॉइंट में आप डाल के लिखोगे क्या? इन द सेट, इन द सेट एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, ठीक है? मतलब सेट पे बेटा जब हम लिखते हैं, सेट जब हम लिखते हैं, किसी भी चीज का सेट लिखते हैं या सेट बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर आपका बेटा वो रिपीट नहीं करता है ना? मतलब हमेशा कोई एक ही वर्ड आएगा, जैसे, समझ में नहीं आया होगा, जैसे एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं, सेट ऑफ द वर्ड, सेट ऑफ द लेटर, सेट ऑफ द लेटर कमिटी, कमिटी, ठीक है? सेट ऑफ द लेटर, सेट ऑफ द लेटर कमिटी, है ना? इसके लेटर का जो ग्रुप है, इसके लेटर से हमको क्या करना है? सेट बनाना है। तो सेट को मान लेते हैं किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं सेट ए, ठीक है? अब इसके जो भी लेटर्स आपके हैं उसको, उसका एक ग्रुप बनाना है। इसमें लेटर क्या है? सी, फिर क्या करोगे? ओ, फिर क्या आया बेटा? एम, और फिर यहां देखो एम आ चुका, फिर एक और एम आ रहा है, मतलब एम जो है बेटा वो 2 बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम यहां 2 बार लिखेंगे, याद रखना, ऐसा नहीं कि हम यहां 2 बार लिखेंगे। सेट को जब हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम किसी भी लेटर को, किसी भी एलिमेंट को सिंगल टाइम्स लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। क्लियर है? अब जैसे, अब यहां आई आएगा, अब यहां देखो फिर से एक बार टी आएगा, अब फिर दोबारा टी आ गया, है ना? यानी टी एक बार आ चुका है बेटा, यानी फिर से टी नहीं आएगा, यानी ये रिपीट थोड़ा सा हो गया, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, और सिर्फ ये ई आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा हम सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। 2-3 चीजें याद रखना। सबसे पहली चीज क्या? कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बेटा सेट में। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। सबसे पहली चीज बेटा याद क्या रखना, इस सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, इस सेट के जब हम एलिमेंट लिखते हैं ना, तो उसके बीच हमेशा एक कॉमा देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मिस करते हैं बेटा, इसलिए याद रखना, है ना? बेटा बीच में कहां कैपिटल लेटर है?
बीच में कैपिटल लेटर कहीं नहीं है बेटा, ये कैपिटल लेटर बेटा सिर्फ ये यूज हुआ, बाकी अब बेटा सी और ओ में क्या कैपिटल मुझे पता नहीं, इसको छोटा लिखना है। सी और ओ में तो बेटा दोनों कैपिटल और स्मॉल तो सब सेम ही होता है ना। अभी मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, तो मैं क्या बोला बेटा, सबसे पहले सेट के एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, हमेशा कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। दूसरी चीज बेटा, दो एलिमेंट के बीच में बेटा हम हमेशा कॉमा यूज करते हैं। तीसरी चीज, अगर किसी एलिमेंट को सेट, देखो ध्यान से, सेट को अगर रिप्रेजेंट करना बेटा तो कैपिटल लेटर, और ये सारे जो कहलाते हैं, ये सारे जो सी ओ एम आई टी ई, इन सभी को बोलते हैं बेटा एलिमेंट ऑफ सेट। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब सेट का एलिमेंट, ठीक है, सेट का एलिमेंट लिखते हैं स्मॉल, हाँ बेटा इसको स्मॉल से ही डिनोट करते हैं। ओके, तो दो तीन चीज बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। क्या क्या सर, क्या क्या बोला सर आपने, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले, सेट में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो रिपीट नहीं करता है, पहली चीज। मेरे साथ सब लोग डिवाइस करो। अच्छा, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। यहां हम ऐसा नहीं कर सकते स्मॉल ए से डिनोट कर देंगे, स्मॉल ए से डिनोट नहीं कर सकते, ये रूल है। कोई मत पूछना कि सर कैसे क्यों, ये जस्ट एक रूल है, ठीक है। तीसरी चीज बेटा, कि सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। चौथी चीज बेटा, कि सेट के जब दो एलिमेंट को हम लिखते हैं तो उसके बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है, उसके बीच हम कॉमा का यूज करते हैं। ये तीन चार चीजें बेटा जो आपको ध्यान रखना है। आई होप अब आपको समझ में आ गया था। जैसिका बेटा बहुत अच्छा। अब्दुल, सिर्फ आपने जो लिखा बेटा उसको कर्ली ब्रैकेट में डालना है, ठीक है, उसको कर्ली ब्रैकेट में डालना है। ओके, अच्छा, सेम तरीके से बेटा इस तरीके से को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। एलिमेंट ऑफ द वर्ड या सेट ऑफ द लेटर मैथमेटिक्स। इसका बेटा सेट में लिख के दिखाओ, इसको सेट में लिख के दिखाओ। अब्दुल, आंसू, प्रियांशु का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। सॉरी, पीयूष का। वेरी गुड, देव का भी आ गया, वेरी गुड। और कोई, आज कितने बच्चे हैं बेटा, हरदेश बेटा, आंसू, ऋतिक, जैसिका, देव, सोहम, प्रियांशु शुक्ला जी, और कौन कौन है, अंकित, प्रियंका, आकांक्षा, शमशेर आलम, अब्दुल, रूपा, पीयूष, अंकित। बेटा कहीं कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं तो रिप्लाई करो। कहीं भी कंफ्यूजन है तो बोलो, छोटा सा भी कंफ्यूजन। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा देखो ये चीज भी आप एक चीज सीखो, एक चीज सीखो, जैसे कि आंसू ने लिखा बेटा, यहां पे जैसे मैंने कैपिटल वर्ड यूज किया ना, तो आपको सेट के अंदर कैपिटल ही लिखना है। जैसे कि देखो कंफ्यूजन क्या आ रही है ना, यहाँ पे जैसे मैं कोई सेट मान लेते हैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं यहां इस तरीके से लेटर लिखा हूं बेटा, तो आप भी ऐसे यूज करोगे, एम ए टी एच ई। अब फिर एम आया है ना, लेकिन एम तो यूज हो चुका बेटा, तो एम को रिपीट नहीं करना, तो एम नहीं आएगा। फिर ए आ रहा है, ए यहां यूज हो चुका, मीन्स लिख चुके हैं बेटा, ए नहीं आएगा। टी बेटा यहां से देखो आ चुका है, तो ये टी भी नहीं आएगा, आई आएगा, तो आई आ गया। और सी है ना, सी भी इसके पहले कभी यूज नहीं हुआ, तो सी भी आएगा और एस भी आएगा। कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, एम ए टी
HEIICS। तो बेटा आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां जिस तरीके से यहां अगर कैपिटल में लिखा है बेटा तो आपको कैपिटल में लिखना है। अगर हम इसके लिए ये चीजें हम कब यूज करते हैं, ये चीजें बेटा आपका सही कब होता, जब मैथमेटिक्स का मैं ऐसे लिखता। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से मैथमेटिक्स लिखता बेटा तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ बेटा तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। जिस तरीके से वो गिवन है, जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आप करोगे। ओके, क्लियर हो गया आंसू, क्लियर हो गया डाउट? वेरी गुड। और किसी को बेटा कोई डाउट, और किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे से हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी डाउट हो बोलो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो, 1% नहीं है बेटा उसको क्रिएट करो कि हाँ सर मुझे डाउट कैसे नहीं होगा, डाउट तो होना ही चाहिए, पता नहीं लेकिन कहां डाउट है। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा, एक्सलेंट। अच्छा, यस सर। सर आप और एग्जाम्पल दो, देता हूं बेटा, अभी तो एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल देता हूं, नो डाउट सर, वेरी गुड। चलो अब यहां से क्या करना बेटा, देखो अब यहां से पहले एक और चीज बतलाता हूं, फिर आपको एग्जाम्पल दूंगा, है ना। या लो पहले आप ये कर ही लो, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या ऐसे इसको हटा दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बेटा सेट में लिख के दिखाओ। इसको अगर मैं सेट में लिखूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये लिख के दिखाओ। बेटा एवरीवन रिप्लाई करो, कहीं डाउट हो जरूर पूछो, बिना एनी हेजिटेशन के, ठीक है। सर बट सारे कैपिटल में हैं और स्मॉल लेटर में, बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां जिस तरीके से गिवन है, जैसे मान लेते हैं अगर हमको सी को रिप्रेजेंट करना हो, तो सी तो पता ही नहीं चल रहा है कि स्मॉल है या कैपिटल में, तो आप लिख दो। जैसे हमको जी को इंक्लूड करना है, तो ये जी कैपिटल है ना, ये जी कैपिटल है, तो यहां बेटा हम उसमें कैपिटल लिखेंगे। और अगर मान लेते हैं हमको आर को रिप्रेजेंट करना है, तो आर यहाँ स्मॉल है ना, तो उसमें हम स्मॉल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहां जिस तरीके से बेटा गिवन है हम उस तरीके से इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हरदेश बेटा ध्यान दो, आर बेटा मैंने उस तरीके से लिखा ही नहीं, आपका बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन करना क्या है कॉन्सेप्ट समझो। यहां जिस तरीके से बेटा जो वर्ड आपको गिवन है, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि हम जब सेट में बेटा ना, हम ये आर और ये आर, बोथ आर डिस्टिंग्विश्ड, दोनों बेटा अलग है, ठीक है, दोनों अलग है। हाँ वेरी गुड प्रियांशु बेटा, बहुत सुंदर। देखो जी, जी फिर आपने वहां कैपिटल सॉरी स्मॉल यूज कर दिया, वेरी गुड देव, अब सही किया है, वेरी गुड। समझ में आ गया बेटा आंसू, डाउट आपका? मैंने अगर आर इस तरीके से लिखा बेटा तो यहां आर आपको भी स्मॉल में लिखना है, अगर मैं आर इस तरीके से लिखता तो आपको कैपिटल में इस तरीके से लिखना होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है मैथमेटिक्स के लिए, सेट के लिए, क्योंकि सेट में चाहिए वर्ड, एक नोटेशन दैट इज डिफरेंट। ओके, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा नया डेफिनेशन देखते हैं, है ना। एक छोटा सा बेटा डेफिनेशन देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर।
कार्डिनल नंबर। अब आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा सर कि मैंने बहुत सारे टाइप का नंबर सुना हूं, है ना, ये कौन सा नंबर है? बेटा पहले समझ लो ध्यान से, क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर, हम लोग बोलते हैं किसको है? तो बेटा किसी सेट में, सेट तो समझ गया क्या होता है, कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया, है ना। किसी सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है, चाहे 1 2 5 10 20, जितने भी, चाहे नहीं प्रेजेंट हो, है ना, एक सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको उस सेट का कार्डिनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला? समझ नहीं आया? फिर से रिपीट कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर रिपीट कीजिए। तो बेटा मैंने क्या बोला? जिस सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट बोलते हैं किसको बेटा? तो एलिमेंट देखो मैं नहीं बताया, इसको एलिमेंट बोलते हैं। तो जिस सेट में बेटा जितने एलिमेंट प्रेजेंट है, जिस सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। मुझे पता था पीयूष बेटा आप रिपीट बोलोगे। अब क्लियर है? अच्छा, सर ने क्या बताया कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, बिल्कुल ऐसा सोचना बेटा तब क्लियर होगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है? अच्छा, किसी सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है। अच्छा सर किसी सेट में अगर 5 एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? बेटा अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर 5 कहलाएगा। अच्छा सर किसी सेट में अगर 10 प्रेजेंट हो तो उसका कार्डिनल नंबर बेटा 10 होगा। अगर किसी सेट में सर एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट हो तो बेटा अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कार्डिनल नंबर 0 कहलाएगा। क्लियर है? लिखते हैं सोहन, लिखते हैं बेटा, ठीक है, लिखते हैं। क्लियर हो गया पहले डेफिनेशन इसका बेटा? डेफिनेशन क्लियर हो गया कि कार्डिनल नंबर किसको बोलेंगे? तो जिस सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। बस कहानी खत्म, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। हाँ अब डेफिनेशन दे देते हैं। नेटवर्क, अच्छा मैं डेफिनेशन दे देता हूं बेटा, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको डेफिनेशन बोर्ड में लिखेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, 1 मिनट, set is the number, cardinal number of the set is the number of element, cardinal number of set, cardinal number of set is the number of element, the number of element present in that set, present in that set, ठीक है। किसी सेट का कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं बेटा? तो उस सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है ना। चलो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब जैसे मैं अगर भी कोई सेट ए लिखूं और इसके अंदर लिख दूं बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर पूछूं बेटा कि इस सेट का कार्डिनल नंबर बतलाओ, इस सेट का कार्डिनल नंबर बतलाओ, तो आप क्या करना, सिर्फ काउंट करना है इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, यानी इस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 5 सेट, 5 एलिमेंट। तो इस सेट का बोलेंगे कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। बहुत आसान है। हाँ ओके बेटा, लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है, लास्ट 9 के कार्डिनल नंबर सेट क्या हो गया बेटा, इसका कार्डिनल नंबर 5। अब बेटा अब आप सोचोगे सर इतना बड़ा ये बार बार लिखना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, तो कार्डिनल नंबर किसी सेट ए का अगर कार्डिनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम लोग लिखते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल्स 5। एन ऑफ ए मतलब बेटा एन ऑफ ए, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे बोलते करते हैं बेटा, अगर किसी सेट ए के कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो एन ऑफ ए लिखेंगे। अच्छा किसी सेट बी का कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करना हो बेटा तो एन ऑफ बी लिखो,
सर किसी कार्डिनल नंबर, किसी सेट का नाम m है, अब उसका कार्डिनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसका कार्डिनल नंबर बटा n ऑफ m रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं। कोई सेट x है जिसमें है -1 2 0 4 6 7। अब इसका कार्डिनल नंबर बताओ बेटा कैसे कितना होगा? अब इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा? 6। और एनीवन? सर अगर एक सेट में अनलिमिटेड एलिमेंट हो तो उसका कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बेटा, अगर किसी सेट में अनलिमिटेड मतलब काउंट नहीं कर सकते सर, बहुत ज्यादा इसका है, तो इन्फिनिटी उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। वेरी गुड हरदेश बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा? 6। तो अब इसको उतने बार बार पूरा उतना लंबा चौड़ा नाम ना लिख के कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं n ऑफ x। ठीक है, अब n ऑफ x लिखने का मतलब हो गया इट इज रिप्रेजेंटिंग द कार्डिनल नंबर और द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट x, दैट इज इक्वल टू 6। हाँ, अब जैसे मैं कोई सेट ये दूं n, कोई सेट n दिया, अब बोला बेटा इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे सर ये क्या, कौन सा मजाक कर दिया आपने, इस सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है, इस सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है, फिर कैसे, इसमें क्या होगा सर इसका? ठीक है, तो बेटा इसमें जब कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट n जो लिखेंगे विच इज इक्वल टू 0, नल सेट। वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं, पढ़ेंगे बाद में। अच्छा बेटा ऐसा इसका कोई एग्जांपल दे सकता है क्या? ये इस वर्ड में कोई ऐसा कोई सेट होगा क्या? आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा कोई सेट होगा क्या जिसमें कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं हो? मैं बोला फाइव बोलते हैं बेटा, उसको फाइव बोलते हैं, अभी हम लोग नहीं सीखे, सीखेंगे उसको, फाइव। ठीक है, फाइव। ठीक है, अब जैसे कि समझो, प्लीज इस चीज को समझो, अगर आपको कोई बोले कि ठीक है ऐसा कोई सेट बताओ जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो, तो क्या बोलेंगे? क्या उसको बोलेंगे बेटा? अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि एक ग्रुप बनाओ, एक सेट बनाओ जिसमें जिसकी हाइट जो है ना इंसान की, एक क्या करना है, इंसान का एक ग्रुप बनाना है जिसका हाइट 50 फीट हो, मतलब आपको क्या करना है, वैसे आदमी का एक ग्रुप बनाना है जिसका हाइट 50 फीट हो। तो मतलब ऐसा आदमी बेटा आपको दुनिया में मिलेगा कहीं? वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जानते हो क्या है दुनिया में सबसे लंबे आदमी, शायद पता नहीं 7 कुछ है या 8 है कुछ, मुझे मालूम नहीं। आपको बोला एक सेट बनाओ जिसमें क्या है 50 फीट जिसकी हाइट हो, तो आप कहोगे सर दुनिया तो मैं पूरा घूम लिया है ना, सेट बनाने के चक्कर में पूरा दुनिया घूम के आ गया, पूरा वर्ल्ड घूम लिया, मुझे कहीं भी ऐसा इंसान नहीं मिला, है ना। मैं बोलूंगा चलो इंसान नहीं मिला, कम से कम दुनिया वर्ल्ड तो घूम लिया, इसी बहाने तुम्हारा वर्ल्ड टूर हो गया। चलो ठीक है, तो बेटा अगर मैं ये कंडीशन आपको दूं तब मैं आप बोलोगे कि सर मैं ये तो ब्रैकेट लेके घूम रहा था कि कोई जैसे इंसान मिले इसके अंदर मैं डाल दूं, है ना, इस सेट के अंदर डालूं, लेकिन सर पूरी दुनिया घूम लिया, कोई एलिमेंट ही नहीं मिला, कोई इंसान नहीं मिला, तो ये सर खाली रह गया। इस खाली जो रह गया बेटा, इसका मतलब उस सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब उस सेट का कार्डिनल नंबर 0। वेरी गुड शमशेर साहब, कोई ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। चलो, तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग बस 2-3 चीजें सीखे। सबसे पहले सेट का डेफिनेशन क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होता है। इसमें किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो बोलो, एनीवन। सेट के डेफिनेशन में मान लेते हैं किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड कार्डिनलिटी। बेटा कार्डिनल नंबर को ही कार्डिनलिटी ऑफ द सेट बोलते हैं, दोनों सेम चीज है, कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ सेट, दोनों को मिला दो तो एक ही वर्ड है। ठीक है पीयूष, चलो अब लो बेटा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब पार्ट वाइज में शुरू से दे देता बेटा स्क्रीनशॉट, और भी किसी को
हाँ बेटा, आज देखते हैं एक असाइनमेंट इस पे मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। लो, यहां से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, नोट्स भी मिल जाएगा बेटा, लेकिन नोट्स जब ये कंप्लीट होगा टॉपिक तब आपको मिलेगा, अभी नहीं, नोट्स अभी नहीं। अभी आपको यही अगर रिवाइज करना हो बेटा तो इसी को देख के रिवाइज कर लेना। वो आपको बतला देंगे बेटा कि कहां आपको डीपीपी मिलेगा, कहां असाइनमेंट मिलेगा, वो यहां से आपको डाउट हो तो कॉल कर लेना, वो आपको सारा कुछ बतला देंगे। लो, ये हो गया। इसके नीचे अब इसका ले लो, ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। अब बेटा इसका ले लो। ओके रक्षा, ओके। लो बेटा, ये इसमें क्या देखना है, ये देख लो, ये ले लो कार्डिनल नंबर का एग्जांपल। हाँ बेटा, ऑलमोस्ट सारा चीज तो बेटा नहीं रहेगा, लेकिन मतलब मेनली मेनली डेफिनेशंस वगैरह आपका जो है वो नोट्स में आपका प्रेजेंट रहेगा। सारा कुछ तो बेटा नहीं प्रेजेंट होगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एक्सलेंट। आंसू एक्सलेंट, आपने सारा कुछ लिख लिया, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट है बेटा तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। किसी को कोई भी डाउट है? दूसरी बात, कैसा लगा बेटा क्लास, समझ में आया या नहीं, मजा आया या नहीं, एक बार फीडबैक अपना दे दो। समझ में आया बेटा? हाउ वाज द क्लास, अब तो वाज क्लास ओवर हो गया ना, हाउ वाज द क्लास, कैसा लगा क्लास, मजा आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। और दूसरी बात मैं बार बार बोलता हूं, डोंट बी हेजिटेट, ठीक है। बहुत अच्छा, बेस्ट सेक्शन सेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा सर, फर्स्ट क्लास, ओके बेटा। चलो, बहुत खूब, ओके बेटा, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर मींस कल। ओके, थैंक यू एवरीवन। और क्लास बेटा बहुत मजेदार होने वाला है, सभी लेक्चर, तो क्लास अब्सेंट मत करना, क्लास अटेंड जरूर करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बार बार हमेशा मिलते रहेंगे। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट।